अब हम आ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ। फाइनल अकाउंट्स में जिस तरह आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आपकी आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और हाफ स्क्रीन आपके पास अवेलेबल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने वैसा ही एक फॉर्मेट बनाया है, लेकिन वहां पे आपके पास एक ऑप्शन जरूर होगा कि आप इस स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तो नहीं कर पा रहा, लेकिन आप वहां पे एडजस्ट कर पाएंगे। यानी जब आपको क्वेश्चन रीड ना करना हो और आप उसको ऐसे स्प्लिट विंडोज में जाके अगर कम कर देते हैं स्पेस को, तो आपके लिए पॉसिबल है ऐसा करना। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल हम देखेंगे कि हर बार हमें क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस के साथ नीचे कुछ नोट्स गिवन होंगे। हम अपना स्पेस रख रहे हैं कि हम आधे स्पेस पे लेट्स से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और ये बनाएंगे। तो हमारी क्लास की प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हम इसका बॉर्डर लगा देते हैं। आधा बॉर्डर इसका लगाते हैं और आधा बॉर्डर लगाते हैं फॉर वर्किंग्स, ठीक है। अच्छा, ये बॉर्डर लगाने का ऑप्शन भी आपके पास एसीसी के एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बॉर्डर का फिलहाल यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन के पहले आप नोट्स अगर एक तरफ कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस को अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस में एक है इक्विटी शेयर्स और हर इक्विटी शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 50 सेंट्स। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 90 मिलियन। उसके बाद शेयर प्रीमियम का अकाउंट आपके पास मौजूद है जो कि 5 मिलियन का है। उस पर नोट नंबर 1 लागू होगा, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रिटेन अर्निंग्स आपको कब की दी गई हैं, 1 अप्रैल 2021 की दी गई हैं। यानी इन रिटेन अर्निंग्स में इस साल का प्रॉफिट शामिल नहीं और इस साल अगर कोई डिविडेंड्स आपने पे किए हैं वो शामिल नहीं। यानी ड्यूरिंग द ईयर, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2022। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अगर मूवमेंट्स हुई हैं तो कोई भी मूवमेंट्स इसके अंदर शामिल नहीं है, वो हमें शामिल करनी पड़ेंगी। इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट साइड पे आप देख सकते हैं 6 मिलियन का फाइनेंशियल एसेट है, यानी हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 12 साल के लिए जिसकी कॉस्ट 48 मिलियन है। प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसकी कॉस्ट 47,500 है और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 की गिवन है। यानी इनकी इस सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज्ड नहीं है। तो लीज प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल x1 तक की है और प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल x1 तक की है। डेफर्ड टैक्स किस तरफ आ रहा है, डेबिट पे है क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे है। इसका मकसद, ये डेफर्ड टैक्स क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक हो गया। अगला है रेवेन्यू, 3.5 लाख का रेवेन्यू है, समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलरेडी गिवन है 298,700,000 की। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो हम नोट्स पढ़ेंगे पता चलेगा। लीज पेमेंट्स 8 मिलियन की लीज पेमेंट्स है। हमने आईएफआरएस में पढ़ा हुआ है कि लीज पेमेंट्स को हम एज इट इज अपना एक्सपेंस कभी भी नहीं मानते। लीज पेमेंट को हम स्प्लिट करते हैं इनटू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड फाइनेंस कॉस्ट। बहरहाल इसने 8 मिलियन को डेबिट पे रखा हुआ है, क्रेडिट किया होगा, कैश डेबिट किया होगा लीज पेमेंट्स। इसको क्लियर नहीं होगा कि लीज पेमेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसको समझाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 16,100, एडमिन एक्सपेंस है 26,900, बैंक इंटरेस्ट 300 का है, करंट टैक्स
आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि करंट टैक्स डेबिट पे आ रहा है, ये अंडर या ओवर प्रोविजन की वजह से होगा। और एक अदद सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट किस तरफ है? क्रेडिट साइड पे है, 13,500 का। ये बैलेंसेस सब आपको क्लियर है, कोई भी इसमें ट्रायल बैलेंस का टी शेप या कोई भी अकाउंट आपके लिए नया नहीं है। नोट नंबर 1 पढ़ते हैं। कहता था सस्पेंस अकाउंट represents the corresponding credit for cash received for a fully subscribed rights issue made on 1st January 2022. The terms of the share issue were 1 new share for every 5 shares held at 75 cents. ठीक है, आपने एक राइट इशू किया है। राइट इशू का तरीका क्या रखा है? 1 फॉर एवरी 5। ये कहता है कि उससे जितना हमें कैश मिला था ना, वो कैश हमने डेबिट तो किया, लेकिन क्रेडिट क्या करना था हमें नहीं पता। तो हमने क्योंकि कुछ क्रेडिट नहीं किया, इस वजह से हमारा क्रेडिट पे सस्पेंस अकाउंट बन रहा है। ठीक, अच्छा, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने शेयर्स इश्यू कितने किए हैं। यह बात तो तय है कि शेयर कैपिटल के अंदर राइट इश्यू शामिल नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि इस शेयर कैपिटल के अंदर जो 90 मिलियन शेयर्स हैं, इसके अंदर राइट इश्यू शामिल नहीं है, क्योंकि क्रेडिट क्या करना था उसको पता ही नहीं। तो हम अगर कैलकुलेट करें कि हमने राइट्स इशू कितना किया होगा, राइट्स इशू को हमने कैसे किया है? मल्टीप्लाइड बाय 1 शेयर डिवाइडेड बाय फॉर एवरी 5 शेयर्स। जबरदस्त। तो हमने राइट्स के थ्रू शेयर्स कितने इशू किए हैं? 18 मिलियन। और कितने में इशू किया है एक शेयर? 75 में। तो 18 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई किया 75 सेंट से, कितना बैलेंस आ गया? 13,500। और आप वहां देख सकते हैं हमारा सस्पेंस अकाउंट भी कितना है? 13,500। उसूलन कंपनी को करना चाहिए था डेबिट कैशियर बैंक बाय 13,500, क्रेडिट क्या करना चाहिए था? शेयर कैपिटल। और क्रेडिट क्या करना चाहिए था? शेयर प्रीमियम। कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा। जबरदस्त। और प्रीमियम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? शेयर मल्टीप्लाई बाय 25 पैसा। ये इसकी डबल एंट्री होनी चाहिए थी। कैश को डेबिट करना था, वो तो ये कर चुका है। क्रेडिट शेयर कैपिटल और प्रीमियम को करना था, वो भाईजान को पता नहीं था। तो मैं दोबारा कैश को तो डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि कैश तो डेबिट हो चुका है। तो करेक्शन के लिए मैं डेबिट क्या करूंगा? आप लोग बताएं मुझे, डेबिट क्या करना चाहिए करेक्शन के लिए? बेहतरीन मोइस। हमें क्रेडिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल दुरुस्त करिश्मा। अब हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, हो जाएगा इससे। और शेयर कैपिटल में 9,000 का इजाफा, शेयर प्रीमियम में 4,500 का इजाफा हो जाएगा। नोट नंबर 1 क्लियर है? ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे नोट की तरफ। टू रिफ्लेक्ट a marked increase in property prices, Fresco decided to revalue its leased property on 1st April 20x1। ध्यान दीजिएगा, हम रीवैल्यू कब कर रहे हैं? साल के शुरुआत में या साल के आखिर में? ईयर एंड देख लें। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च x2 सॉरी। और हम रीवैल्यू कब कर रहे हैं? स्टार्ट में कर रहे हैं। बेहतरीन। तो हम
रिवैल्यू करने के लिए पहले रखेंगे नेट बुक वैल्यू एट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सही, नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। कॉस्ट क्या है? 48,000 माइनस तब तक डेप्रिशिएट कितने से हो चुका था? सही, माइनस 16,000। तो इसकी नेट बुक वैल्यू थी 32,000 उस दिन जिस दिन हमने इसको रिवैल्यू किया है। पता ये चला है द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर हु वैल्यूड द लीज प्रॉपर्टी एट $36 मिलियन और इसकी फेयर वैल्यू कितनी हुई है उस दिन पे? $36,000। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है। उस दिन आप डबल एंट्री क्या करेंगे? डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी थी उसकी डेप्रिसिएशन उस दिन तक? 16,000। एसेट कॉस्ट थी 48,000 और फेयर वैल्यू है 36,000। तो क्रेडिट करेंगे लीज प्रॉपर्टी कितने से? 48 माइनस 36, गुड हो गया। बाकी क्रेडिट कर देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 16,000 माइनस 12,000, यह आ गया हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या हुआ है? The remaining life of leased property is 8 years at the date of revaluation. इस साल जो हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे वो कॉस्ट पे करेंगे या फेयर वैल्यू पे? करेक्ट, फेयर वैल्यू पे, क्योंकि हमने साल के बिगिनिंग में रिवैल्यू किया है। तो इस साल डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? इक्वल फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ उसने कितनी बताई है? 8 साल। तो इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना 4,500 का। अगर इसकी हम डबल एंट्री बनाना चाहें तो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,500, क्रेडिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय 4,500। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब आगे देखते हैं। कहता है फ्रेस्को मेक्स एन एनुअल ट्रांसफर टू रिटेन प्रॉफिट्स to reflect the realization of revaluation surplus. In Fresco's tax jurisdiction, the revaluation does not give rise to deferred tax liability. अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। सही, एक्सेस डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया है? रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। सही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से और क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग से। सही, चलें आगे।
आगे इसने कह दिया इन फ्रेस्कोस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन द रिवैल्यूएशन डज नॉट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कह रहा है इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती। ये तब हो सकता है जब टैक्स अथॉरिटीज भी रिवैल्यूएशन को एक्सेप्ट करती हो। सिचुएशन है उसने बना दी, हम कबूल कर लेते हैं, नहीं तो हम क्या करते, इस रिवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते और रिवैल्यूएशन से ही माइनस कर देते। ठीक है, क्योंकि जहां डिफरेंस जाएगा वहां उसका डेफर्ड टैक्स जाएगा। चलो अगला थोड़ा ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 20x1, कब की बात है, साल की बिगिनिंग की बात है। फ्रेस्को acquired an item of plant under a lease agreement that had an implicit finance cost of 10% per annum। साल के बिगिनिंग में हमने एक प्लांट लीज पे लिया है जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10%। द लीज पेमेंट इन द ट्रायल बैलेंस represents the initial deposit of 2 million paid on 1st April X1 and first annual rental of 6 million paid on 31 March 20x2। ये बात क्लियर हुई कि लीज प्लांट के लिए एक हमने डाउन पेमेंट की है कितनी, 2 मिलियन, और एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है एरियर में 6,000। उस बंदे को समझ में नहीं आई कि इसका क्या करना है, तो उसने डेबिट करके रख दिया लीज पेमेंट्स के नाम से और क्रेडिट कर दिया होगा कैश। लेकिन हमें पता है कि क्या करना है। आगे कहता है द लीज एग्रीमेंट रिक्वायर्स फर्दर एनुअल पेमेंट्स ऑफ 6 मिलियन on 31st March each year for the next 4 years. The present value of lease payment excluding the initial deposit was 23 million। ये अगर हमें नहीं भी पता था तो हम हमेशा पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी कितनी बनती, पहले से लेकर 5 साल तक हमें कितने पैसे देने हैं, 6,000। कितने परसेंट पे देने हैं, 10%। एन्युटी फैक्टर लगाते हैं हम 1 माइनस 1.1 पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.1। सॉरी 1 माइनस 1.1 पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.1। यह क्या हमारा एन्युटी फैक्टर। कैश फ्लो को एन्युटी से मल्टीप्लाई करते, यह आ गई प्रेजेंट वैल्यू। इसने राउंड अप करके बता दिया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 23 मिलियन बन रही है। सही, तो हम इसकी बात मान लेते हैं क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स 23 मिलियन है। क्या करेंगे इस 23 मिलियन का, डेबिट करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट by the present value of liability, क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी। सही, अच्छा अब जो आपने एडवांस में 2 मिलियन दिए हैं उसका क्या सीन बनेगा,
नहीं, मुझे इसमें डाउन पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है। हम राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करते वक्त क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेंगे और प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट, सही, और क्रेडिट कर देंगे हम लीज पेमेंट्स का अकाउंट बाय 2 मिलियन। ये हमने सिर्फ इनिशियल बात की है, अभी हमने ईयर एंड की बात नहीं की। उसके ट्रायल बैलेंस में जो 8 मिलियन की लीज पेमेंट्स हैं, उसमें से 2 मिलियन तो मैंने इंसेप्शन पे उड़ा दिए, यहां से क्रेडिट करके एसेट की कॉस्ट में प्लस कर दिए। अब आप करेंगे अमोटाइज, सो अमोटाइजेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना है लायबिलिटी का, 23 मिलियन। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है, 10%। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6 मिलियन, माइनस उसमें से 2300 का क्या है, इंटरेस्ट है। तो हमारी लायबिलिटी कितनी बनेगी, ओपनिंग बैलेंस माइनस सीआरपी। 23 मिलियन की लायबिलिटी तो ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हैं। अब डेबिट हम करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, कितने से, जी 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 जी, एक मिनट महेश, देखें ये हमारी सीआरपी है, ये ब्रॉट डाउन, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये सीआरपी और ये सीडी। तो सीआरपी हम कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट 6000 की माइनस 2300 की फाइनेंस कॉस्ट। इंस्टॉलमेंट से जब हम फाइनेंस कॉस्ट हटाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, सीआरपी। तो डेबिट किया हमने फाइनेंस कॉस्ट 2300 से, डेबिट किया हमने लीज लायबिलिटी 3700 से, क्रेडिट किया लीज पेमेंट्स, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी वो क्रेडिट कर चुका है, बाय 6000। कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें प्लीज। अच्छा अच्छा, तो दो डिवाइसेस क्यों कनेक्ट कर रहे हो आप, एक ही डिवाइस से लॉग्ड इन रहे ना। अच्छा, तो डेबिट किया हमने फाइनेंस कॉस्ट, डेबिट कर दिया हमने लीज
doing perfectly well. क्रेडिट कर दिया हमने लीज पेमेंट्स को बाय 6,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलें। नेक्स्ट इट सेज दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट other than the leased plant is depreciated at 20% per annum using reducing balance basis. Now let's calculate depreciation charge for the year. पहले हम बात करते हैं लीज प्लांट की। लीज प्लांट में इनफैक्ट आपने यूज किया राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट हमने रिकॉर्ड कितने में किया है? 25,000। और लीज टर्म कितना है? लीज टर्म कितना है? एनीवन? नोट नंबर 3 कह रहा है इन मार्च 2022 फ्रेस्कोस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड अ फ्रॉड। ये इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। कमिटेड बाय अ क्रेडिट कंट्रोलर हु डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेन बिजनेस ट्रिप। ठीक है, एग्जाम यही वर्ड्स मैंने यूज किए थे। मुझे लगा था शायद एसबीआर का था, लेकिन इसका है। चलो, तो हमने एक फ्रॉड पकड़ा। हमारा कोई क्रेडिट कंट्रोलर है जो फॉरेन बिजनेस ट्रिप पे गया और वहां से वापस नहीं आया। The outcome of the fraud is that $4 million of trade receivables have been stolen by the credit controller and are not recoverable. Of this amount, 1 million relates to the year ended 31 March 2021, ये साल, सॉरी इससे पिछला साल, and the remainder to the current year. Fresco is not insured against this fraud. आपके नजदीक इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? डेबिट बैड डेट, करिश्मा इस साल कितना चार्ज करेंगे? सही, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे, रिसीवेबल एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस। इस साल प्रॉफिट लॉस में कितना चार्ज करेंगे? 3 मिलियन। और 1 मिलियन कब का था? पिछले साल का था। ग्रेट। रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करेंगे 1 मिलियन से और क्रेडिट कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 4 मिलियन से। जबरदस्त। तो क्योंकि ये पिछले साल का है 1 मिलियन, तो वो हम लास्ट ईयर को चार्ज करेंगे। इजी हो गया। नोट नंबर 4, फ्रेस्कोस इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, एडजस्टमेंट नहीं की हुई है तैयबा, क्योंकि ये हमने अब जाके डिस्कवर किया है। हाँ, उसमें एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, ये जो नोट्स होते हैं इनको हमने एडजस्ट करना होता है।
अच्छा, नोट नंबर 4, Fresco's income tax calculation for the year ended 31st March 2022 shows that a tax refund of $2.4 million. वैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, इस बार टैक्स रिफंड है। टैक्स रिफंड की डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? गालिबन इसको टैक्स में लॉस हुआ है, टैक्स रिफंड की डबल एंट्री हम क्या करेंगे? ठीक है, सही है। प्रोविजन अरी जिसको बोल नहीं सकते हम, आप टैक्स एसेट बोल दें, सही है। कितना मिला है? 2400 का, और क्रेडिट कर देंगे टैक्स चार्ज। ग्रेट, क्योंकि इस साल प्रॉफिट लॉस में इनकम की हैसियत में जाएगा ये। अच्छा, अगला क्या सीन है? The balance on current tax and trial balance represents the under or over provision of the tax liability for the year ended 31 March 2021. ये वही पुरानी बात। कितना है करंट टैक्स में बैलेंस? 800। ये पिछले साल के अंडर प्रोविजन का है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज, ठीक है, डेबिट होगा टैक्स चार्ज, और क्रेडिट करेंगे करंट टैक्स। गुड। दो आइटम्स ये हो गए। तीसरा आइटम क्या जाता है प्रॉफिट लॉस में? सही है मोइज, ओके। आगे कहता है एट 31 मार्च, यस करेक्ट करिश्मा, तीसरा आइटम जाएगा डेफर टैक्स। एट 31 मार्च 2022 फ्रेस्को had taxable temporary difference of $12 million requiring a deferred tax liability. The income tax rate of Fresco is 25%. Deferred tax, तो हमारे पास taxable temporary difference एज एट ईयर एंड कितना है? 12 मिलियन। इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? टैक्स रेट इज 25%। ट्रायल बैलेंस में डेफर्ड टैक्स का बैलेंस कितना गिवन है? $3,200। डेफर्ड टैक्स आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी? कम हुआ है, करेक्ट। सो इट्स रिड्यूस्ड बाय डबल एंट्री। क्या करेंगे? आराम से आराम से, तैयबा जल्दी नहीं, अगर फास्ट लग रहा हो तो मुझे बताना। गुड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को किया डेबिट, क्रेडिट करेंगे टैक्स चार्ज। बेहतरीन। हाँ ओके। तो ये बात, वैसे ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में भी बहुत फेस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रैक्टिस इस पे रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट स्क्रीन साइज छोटी होने की कंप्लेन करते हैं। चलो अब हम टैक्स चार्ज अगर प्रॉफिट लॉस में नेट करें तो इस साल एक आ गया टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ है
2400 का, मैं माइनस में रख रहा हूं उसको। दूसरा पिछले साल का अंडर प्रोविजन 800, गुड। तीसरा डेफर टैक्स, डेफर टैक्स से करंट टैक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैं इसको माइनस में रख लेता हूं। ठीक है, ऐसे ही है। 1800 का टैक्स इनकम बनेगी प्रॉफिट लॉस में। चलो नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 5। The investments had a fair value of $7.2 million as at 31st March X2. There were no acquisitions or disposals of these investments during the year ended 31 March 2022. बैलेंस शीट में देखें, हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चौथा नंबर आइटम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6000। इस साल हमने मजीद किसी कंपनी के कोई शेयर्स ना खरीदे ना बेचे, और साल के आखिर में इन शेयर्स की वैल्यू क्या है, सही 1200 का गेन हुआ है। और इसको हमें एफईटीपीएल पे रखना चाहिए या एफईटीओसीआई पे, अगर हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल पे जाते हैं जब तक वो इररिवोकेबल इलेक्शन ना करे। मोइस, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को एफईटीओसीआई पे रखने के लिए वो इररिवोकेबल इलेक्शन की बात करेगा। हम इसको रखेंगे एट एफईटीपीएल बाय डिफॉल्ट, जब तक उसने हमें कुछ कहा नहीं है। अगर वो कहता कि कंपनी हैज मेड एन इररिवोकेबल इलेक्शन टू टेक द चेंजेस टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो हम उसको एफईटीओसीआई पे लेके जाते। खैर, डेबिट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट बाय 7200 ये और 6000 वहां पे है 1200, और क्रेडिट करेंगे डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस बाय 1200। सही है, नोट्स हमने पूरे पढ़ लिए, जो एडजस्टमेंट्स होनी थी हमने कर ली हैं। फ्रेस्को लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
for the year ended 31st March 2022. All good? चले, सबसे पहला आइटम आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू है 350 मिलियन का, और रेवेन्यू में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं थी। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, 3,11,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये बॉर्डर्स का ऑप्शन जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें शायद नहीं होगा, वो एसीसी प्लेटफॉर्म आप फिर भी देख लीजिएगा। अगर बॉर्डर्स का ऑप्शन नहीं है तो टेंशन नहीं लेना फजूल की। अच्छा, अगला हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कितनी गिवन है ट्रायल बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? 16,100। कोई एडजस्टमेंट? कोई भी नहीं। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कितने हैं? 26,900। कोई एडजस्टमेंट? जी, बेड डेट्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इस साल बेड डेट कितना हुआ था? $3,000 का। तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, उसमें एडमिन एक्सपेंस को मैंने बढ़ा दिया। सही। उसके बाद एफईटीपीएल गेन कितना हुआ है? 1,200। ये मैं रख दिया एज इट इज प्रॉफिट लॉस में एज एन इनकम। ट्रायल बैलेंस में देखें और कोई प्रॉफिट लॉस का आइटम है क्या? शेयर्स, प्रीमियम, रिटेनिंग्स, एसेट, लीज प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन सारी जा चुकी हैं, डेफर टैक्स आगे जाएगा, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, लीज पेमेंट्स को हम स्प्लिट कर चुके हैं। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक, जो बैंक इंटरेस्ट गिवन है, उसके अलावा कुछ गिवन है ट्रायल बैलेंस में? नहीं। चलो, तो एक आ गया बैंक इंटरेस्ट 300 का। उसके अलावा हमने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज की थी लीज प्रॉपर्टी की। ठीक है, गुड हो गया। कोई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं है, कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। यह आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स प्रॉफिट लॉस में इनकम की हैसियत में आया है, यह आ गया 1,800।
आप देख सकते हैं कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि कंपनी को लॉस हुआ है। या गया लॉस आफ्टर टैक्स। कोई चीज ना समझ में आई हो तो डिस्कस कर लें। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। इस साल कोई रिवैल्यूएशन वगैरह हुई है क्या? हाँ जी, ठीक है। क्या रिवैल्यू हुआ है? चार हजार से। So it's revaluation of what? Lease property by 4,000। नहीं अरीज, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से 3,500 होगा। अगर इस पे डेफर टैक्स होता तो यहां से डिडक्ट होके फिर आता। मैं लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए। इस केस में डेफर टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन 0 है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी हो गई? 4,000। और उसके बाद रखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेसिकली ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस बना। ठीक है, अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें हम क्या रखेंगे? हमारे पास जो भी इक्विटी अकाउंट्स होंगे, जिस तरह शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है और टोटल। पहले हम रखेंगे ब्रॉट डाउन बैलेंसेस। साल के बिगिनिंग में हमारे शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना था बिफोर राइट्स इश्यू? शेयर कैपिटल का बैलेंस वाज 45,000, करेक्ट। और शेयर प्रीमियम में कितना बैलेंस था? 5,000, गुड। रिटेन अर्निंग्स में क्या सीन है? 5,100। और रिवैल्यूएशन सरप्लस है ट्रायल बैलेंस में? नहीं। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे इसमें पहले प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट किस में हुई है? रिटेन अर्निंग्स में। कितनी एडजस्टमेंट हुई है? 1,000 की। ये मैंने कर दिया -1,000। अब आ गया रिवाइज्ड ओपनिंग।
अब एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। रिटेनिंग्स में या जनरली क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई हैं। आपने न्यू शेयर इश्यू किया है, राइट्स इश्यू किए थे इस साल। उससे शेयर कैपिटल पे कितना फर्क पड़ा? 9,000। और शेयर प्रीमियम पे कितना असर पड़ा? 4,500। ठीक हो गया। फिर आप रखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। इस साल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है? 6,600। और रिवैल्यूएशन कितनी हुई है? 4,000। अगर आप प्रॉफिट को अलग और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अलग रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, या अगर आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर रख के करें तो भी चलेगा। और रिटर्निंग्स में क्या मूवमेंट हुई है? एक्सेस ट्रांसफर कहां से निकला है, कहां को गया है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट हुआ है, सॉरी रिटर्निंग्स में क्रेडिट हुआ है और रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकला है। नेट इफेक्ट नेल है। चले टोटल करके देखते हैं। और कोई एडजस्टमेंट है क्या जो कि इक्विटी को हिट करे? ठीक है। अब ये इक्विटी बेसिकली हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे आगे जाके। वापस आते हैं फ्रेस्को लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंड 31st March 2022। एसेट्स एसेट्स में पहले आते हैं नॉन करेंट एसेट्स पे। सही रख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब IAS 1 के हिसाब से ये सारी चीजें फेस पे लिखना तो ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नोट में तमाम चीजों को सम अप कर लेते हैं पहले। आपके पास है क्या क्या चीजें? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, राइट ऑफ यूज एसेट, अदर प्लांट्स। सही है, बात समझ में आ रही है? हम रख रहे हैं इसकी नेट बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हमने साल के बिगिनिंग में क्या किया है?
रीवैल्यू किया है, ये रख गया 36,000। राइट ऑफ यूज एसेट को आपने कितने से डेबिट किया है? $25,000 से। और अदर प्लांट की नेट बुक वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? 14,000। इस साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी की इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 4,500। राइट ऑफ यूज की इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 5,000। अदर प्लांट की इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 2,800। मुनासिब है? नेट बुक वैल्यू एट ईयर एंड टोटल कितना है? सही, 62,700। ये मैंने यहां पे आके पुट कर दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी? एक नजर देखना चाहे तो देख ले, मैं वेट कर रहा हूं। इसके अलावा कोई नॉन करेंट एसेट्स हैं? क्वेश्चन में देख लेते हैं। करिश्मा, पीपी के अलावा ही सही नॉन करेंट एसेट है कोई? ये है ना फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 6,000। और आपने रिवैल्यू कितने से किया था? 1,200 से। 7,200 इसकी साल के आखिर में वैल्यू थी। उसके अलावा देखें कोई नॉन करेंट एसेट है क्या इसमें? राइट ऑफ यूज था वो हम डाल चुके हैं इसमें, हो गया। सही, चलो आगे चलते हैं फिर। रिवैल्यू इसको किया था ना, जो हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, पहले पहले हमने रिवैल्यू किया था ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी को। डेबिट किया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट किया था लीज प्रॉपर्टी, और 4,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ था। तो हम इसको यहां पे ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे लेके आए 36,000 पे अपनी वर्किंग्स के अंदर। और जो आखिरी वाला है लीज एसेट, उसको हमने यहां पे रिवैल्यू किया था। ये देखें, 1,200 से इसको डेबिट किया था और प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट किया था। फिर यहां भी देखें, प्रॉफिट लॉस में ये हमने लिखा है एफईटीपीएल गेन 1,200 का, तो क्रेडिट यहां हो चुका है, डेबिट फाइनेंशियल एसेट में हो गया। अच्छा, फिर भी एहतियातन हम एक दो लाइन छोड़ देते हैं कि कहीं हमें बाद में कोई
एसेट नजर ना आ जाए, फिर सेल्स को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं। अगला आते हैं चले, आप अपने हिसाब से मुझे बताएं करंट एसेट्स का टोटल बैलेंस क्या बनेगा। ये ले क्वेश्चन में आपका वेट कर रहा हूं, करंट एसेट्स का टोटल बैलेंस क्या बनेगा। सही, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं क्या क्या। आप लोगों ने देख लिया है, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। इन्वेंट्री नहीं है, उसने क्या किया, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को जो हमें माइनस करना था। अच्छा एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करें, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी ही नहीं है। सही है, फिर भी हम इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हम अगर डबल एंट्रीज ठीक किए तो मैं फिर भी हम इसको कर रहे हैं अपने तरफ से, तो करंट एसेट्स का हम एक साथ मिला देते हैं। एक हमारे पास टैक्स रिसीवेबल आ गया था 2400 का, सही, माइनस रिसीवेबल एक्सपेंस, तो हमने क्रेडिट किया था ट्रेड रिसीवेबल से 4 मिलियन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल की रिक्वायरमेंट में क्योंकि बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, इस वजह से करंट एसेट्स वगैरह का रिकॉर्ड नहीं गिवन, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए इसको आगे लेके जा रहे हैं। और कोई चीज जो करंट एसेट्स में डेबिट हुई हो, एक डेबिट हुआ था हमारा टैक्स रिसीवेबल, और दूसरा फ्रॉड हमने क्रेडिट किया था बस। चलो ये रिसीवेबल माइनस में आ जाएगा, लेकिन चलने देते हैं बैलेंस करने के लिए। ये आगे हमारे टोटल, सर ये रिपीट कीजिएगा, मेरा लेफ्ट हो गया था। ओके करिश्मा, मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स की देखो कोई भी डिटेल्स मौजूद नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने को कहा ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो उसने बैलेंस शीट का डेटा भी हमें नहीं दिया। हमारे 20 मार्क्स अचीव हो चुके हैं, ये मैं इसको एक्स्ट्रा खींच रहा हूं क्योंकि हमने डबल एंट्रीज की हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम बैलेंस कर जाएंगे इसको। तो मैंने करंट एसेट्स में ना इन्वेंट्री गिवन है, ना रिसीवेबल गिवन है, ना बैंक बैलेंस गिवन है। हमने क्या कर दिया, एक जो हमारा टैक्स रिसीवेबल है, टैक्स रिसीवेबल हमारा कितना बना था जी, एक टैक्स रिलीफ जाएगा जो कि था 2400 का, और दूसरा बेड डेट जाएगा 4000 का। हाँ एक डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, नहीं डेफर्ड टैक्स एसेट बना था क्या कोई और, वो तो लायबिलिटी रिवर्स हुई थी ना 200 से। सही है करिश्मा, वो 200 से लायबिलिटी रिवर्स हुई है, डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बना है, अभी भी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, डिडक्टेबल नहीं बना है। ओ ठीक है सर, ठीक है। ओके चलें, अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। इक्विटी तो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस।
ये हमने चेंजेस इन इक्विटी में रखा हुआ है ऊपर, ये आ गया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स की जगह पे रिटेन लॉसेस हैं, सॉरी। और ये आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। टोटल इक्विटी आ गई। देखते हैं कि क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक, और तो कोई नहीं। हम क्या करेंगे, एक आएगी हमारी गुड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दूसरी लीज लायबिलिटी का नॉन करंट एलिमेंट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बची है साल के आखिर में? 3,000। अगर हम लीज लायबिलिटी की सीआरपी निकालें तो 19,000 अगले साल का बीडी बैलेंस बनेगा। इस पे लगेगा 10% इंटरेस्ट। 6,000 की पेमेंट में से ये इंटरेस्ट होगा, ये अगले साल की सीआरपी है। और हमारा सीडी बैलेंस कितना बनेगा? ठीक है, एक फर्दर ईयर की हमने बनाई अगर, तो लीज लायबिलिटी में नॉन करंट एलिमेंट कितना है? 15,230। ये नॉन करंट है। और कुछ कोई नई लायबिलिटी हमने क्रिएट की हो लीज लायबिलिटी के अलावा? चलो फिर भी एक दो लाइन छोड़ देते हैं। रखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी को रिपीट कर रहे हैं और अगले साल की सीआरपी 4,070 हमारी करंट लायबिलिटी बनेगी। और इसके अलावा कोई लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम रख चुके हैं, सही है। मेरा ख्याल है लायबिलिटीज कंप्लीट है। ट्रायल बैलेंस में एक नजर घुमाते हैं, कोई लायबिलिटी हमसे मिस ना हो रही हो। कैपिटल, प्रीमियम, रिटेनिंग्स, एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने रख दी, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, लीज पेमेंट्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन कॉस्ट हो गई, बैंक इंटरेस्ट हो गया, करंट टैक्स हो गया, सस्पेंस अकाउंट हो गया। सही है, टोटल कर रहे हैं इसको। डिफरेंस है, कोई फॉर्मूला मैंने गलत तो नहीं लगाया? है तो ये भी ठीक। शेयर कैपिटल हो गया। अच्छा,
सॉरी, एक चीज मैंने वेरीफाई नहीं की, सॉरी माय मिस्टेक। पता नहीं ट्रायल बैलेंस बैलेंस है या नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं है तो हमारी बैलेंस शीट भी बैलेंस नहीं बैठेगी। मैंने ये वेरीफाई किया ही नहीं, आई थॉट कि दोनों साइड्स बैलेंस्ड है शायद। ठीक है, समझ में आ गई बात। मेरा मेरा जहां तक मानना है कि इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, उतना ही ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होना चाहिए। $19,000 का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट डेटा नहीं है। वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे ऐसा डाउट था कि शायद यहाँ पे इसने दोनों साइड्स बैलेंस की होंगी, लेकिन मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि इसने दोनों साइड्स बैलेंस करके नहीं दिखाई है। और मेरा डाउट है कि अगर बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी या ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा इसका, इसके ट्रायल बैलेंस में भी गालिबन यही फर्क आना चाहिए, 19,000 का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? बाकी बैलेंस शीट वाला मैंने डिस्क्लेमर आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस शीट बनाना। ओके, अभी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं इसलिए आपको ये रख रहा हूं, मैं आपको ये आपकी किट का सवाल है। वैसे अगर आप लोगों के पास किट सामने है तो आप किट रख के उठा उसको देख लें। इसकी आप मुझे सिर्फ डबल एंट्रीज बना के देंगे नोट्स की। मेरे पास जो किट है उसके अंदर दिस इज क्वेश्चन नंबर 382। नहीं, वापसी हमजा उन्होंने मना किया था। जब मेरा पहला ही नेगेटिव था तो उन्होंने बाद में ही मुझे मना कर दिया था करवाने से। अब मेरा सिर्फ एंटीबॉडीज होगा। यस, क्या प्लान करिश्मा, अब मेरा सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है। चले, आप लोगों को मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं, अभी आप लोग मेरे सामने बैठे और हाँ अभी दिखानी है। इसकी सारी डबल एंट्रीज आप अपनी एक्सेल पे करें या कॉपी में करें, जैसा आपको ठीक लगे। ये तमाम नोट्स, नोट नंबर 1 2 3 4, ये आप मुझे एडजस्ट करके दें। सर आप ये जो इक्विटी का जो एलिमेंट होगा सिर्फ वही बचेगा ना, तो जी इक्विटी होगी हमारी, क्रेडिट और डेबिट होगा हमारा कन्वर्टेबल लोन। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होगा। अमाउंट सिर्फ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ अभी आपका जो अमाउंट है और जो आना चाहिए। कन्वर्टेबल लोन नोट, इसमें हम क्या रखेंगे? एक रखेंगे डेट एलिमेंट निकालने के लिए टाइम, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, फैक्टर्स एंड प्रेजेंट वैल्यू। बता है कि द लोन नोट वाज इशूड ऑन April 1st एट पार, interest is payable in arrear at 31st March each year. The loan note is redeemable at par on 31st March X3, यानी इसकी मैच्योरिटी कितने इयर्स की है? 3 इयर्स। तब तक 30 मिलियन पे 8% ये इंटरेस्ट देगा, और तीसरे साल में रिडीमेबल भी कितने पे है? 30 मिलियन पे। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर्स में हम देखेंगे
कि नॉन कन्वर्टेबल पे इंटरेस्ट कितना है 10%, तो हम लगाएंगे 1 माइनस 1.1 पावर कितने ईयर्स है 3 ईयर्स होल डिवाइडेड बाय आई, या कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर लेंगे इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3। इन दोनों को सम करेंगे, ये आ गया हमारा डेट कंपोनेंट। सर जो इसने जो हमें रेट्स दिए हुए हैं वो हमें राउंड अप पे दिए हुए हैं, तो मैंने राउंड अप पे निकाला था। सही है, सही है, सही है, सही, गुड है। हम भी राउंड अप पे कर लेंगे, मसला नहीं है, राउंड अप पे ही करना है। सही है। और इक्विटी एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे टोटल प्रोसीड्स। इक्विटी एलिमेंट आप लोगों का कितना आ रहा है 1490। फिफ्टीन 24 कितना है ये आपका 1492 है। 1524 वजह इसकी फर्क की वजह वैसे क्या है डिफरेंसेस लाइक डिस्काउंट रेट तो 10% पे लिया है ना हमने। अच्छा चले अगर वो यूज करते हैं 918375 अच्छा चलो ठीक है। तो हमारा इक्विटी एलिमेंट आ रहा है 1524। उसने क्या किया हुआ है उसने पूरे के पूरे पैसों को लायबिलिटी की हैसियत में रिकॉर्ड किया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व इन द ट्रायल बैलेंस कि 8% कन्वर्टेबल लोन नोट्स दिखाए हुए हैं। नहीं करिश्मा हम 8% का यूज नहीं करेंगे, हम 10% का यूज करेंगे। 0.79 8% का है। ओके तो इसकी डबल एंट्री हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे 8% कन्वर्टेबल डेट बाय 1524 क्रेडिट करेंगे इक्विटी रिजर्व बाय द सेम अमाउंट। ठीक हो गया, पहला नोट हमने ये किया। अच्छा इसके साथ हम क्योंकि एक साल आगे निकल चुके हैं तो एक साल की हमें अनवाइंडिंग भी करनी है। ओपनिंग बैलेंस आपने लायबिलिटी का रखना है कितना, इस पे लगाना है 10% इंटरेस्ट, कूपन है 2400 का।
तो ब्रॉट डाउन बैलेंस प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस कूपन, बाकी हमारी लायबिलिटी रहेगी ये। इसने 2400 का इंटरेस्ट शायद प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, ये देखें, लोन नोट इंटरेस्ट पेड 2400 का डेबिट पे आ रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को बाय द डिफरेंस। यस अरीज? सर आपका ये 2400 को 2.49 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5976 आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। आप एक्सेल पे कर रहे हो? यस सर। तो ये सिंपल है ना, देखिए 2.49 हमने रखा, इसको मल्टीप्लाई करें 5976। सर मेरा नहीं आ रहा, 5968 आ रहा है मेरा। ये 2400 सही लिखा है आपने? यस सर। और 30,000 को भी 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अमाउंट नहीं आ रही। तो राउंड अप का कुछ इश्यू होगा, क्योंकि अब देखो ये आपके सामने ही हो रही है सारी कैलकुलेशंस, तो हमारा आंसर तो ये आ रहे हैं। नहीं तो अपनी स्क्रीन आप शेयर कर सके तो शेयर कर लें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर का? फाइनेंस कॉस्ट में ऑलरेडी हम 2400 तो लेके जा चुके हैं, बाकी 448 का जो फर्दर डिफरेंस है वो हम चार्ज करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें करंट नॉन करंट का हिसाब कोई नहीं बनता। नोट नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2010, साल का शुरुआत है आखिर है? ठीक है तैयबा, चेक करते हैं। Highwood decided to revalue its property. The market value of the property and the this date was 80 million, of which 30 million related to land. At this date, the remaining estimated life of the property was 20 years. Highwood does not make annual transfer of excess depreciation. अच्छा, अब हम देखेंगे पहले हमारी बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू कितनी है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ट्रायल बैलेंस में लैंड की कॉस्ट कितनी है? 35। और बिल्डिंग की कितनी है कॉस्ट? बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ये आ गया एट 1 अप्रैल 2010, और इसी दिन पे हमने रिवैल्यू किया है। लैंड का एलिमेंट कितना आया है? लैंड की फेयर वैल्यू है 30 मिलियन। और बाकी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 80 माइनस 30, 50 मिलियन। रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल 15,000 का। एक ही साथ अगर डबल एंट्री करें तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे, जो कि बिल्डिंग की कितनी थी 10,000, इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी 75, और फेयर वैल्यू कितनी है 80। तो ये अपनी कॉस्ट से 5,000 ऊपर जा रहे हैं। सही। और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस।
ठीक हो गया। अभी भी हमें बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है क्योंकि ये साल के बिगिनिंग में हुआ है। सही, तो न्यू डेप्रिसिएशन तैयबा आपने मुझे बताइए 2500, करके देखते हैं। बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 50, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 50 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी बताइए 20 ईयर्स, 2500। गुड, तो अभी हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू कॉस्ट ऑफ सेल, बाय 2500, क्रेडिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500 से। डन हो गया। अच्छा, एक्सेस ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन हम वैसे भी नहीं कर रहे। नोट नंबर 3, current tax represents the under or over provision of the tax liability for the year ended 31 March 2010। करंट टैक्स डेबिट पे क्रेडिट पे, पिछले साल का ओवर प्रोविजन है तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे करंट टैक्स। कितना बैलेंस है करंट टैक्स में 800, क्रेडिट करेंगे टैक्स चार्ज बाय 800। सही, एक हो गया पिछले साल का ओवर प्रोविजन। आगे नोट में क्या लिखता है, द रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 19.4 मिलियन। प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज, गुड, कितने से 19.4, क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स बाय द सेम अमाउंट। तीसरा क्या जाता है, डेफर्ड टैक्स। पढ़ते हैं डेफर्ड टैक्स का कोई सीन है या नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ हाईवर्ट इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन इन नोट नंबर 2 above and their lower tax base is 27 million। ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में बताया है कि रिवैल्यूएशन को इंक्लूड करने के बाद एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस कम है बाय 27 मिलियन। ठीक है, और टैक्स रेट कितना है, ट्वेंटी 25%। ओके, तो साल के आखिर में क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी 6,750। स्टार्ट ऑफ ईयर कितनी थी ट्रायल बैलेंस में, टोटल 2,600 है। कितने से इंक्रीज हुई है, सही, गुड हो गया। करिश्मा इसमें से रिवोल्यूशन कितने से हुई है, 15 मिलियन से। इसका
25%। ये जाएगा ओसीआई में, बाकी जाएगा टैक्स चार्ज में। गुड हो गया। हाँ बताओ, अब टैक्स डेबिट क्या करेंगे? टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज कितने से डेबिट करेंगे? 400 से। ओसीआई कितने से डेबिट करेंगे? और डीटीएल कितने से क्रेडिट करेंगे? कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। सर मुझे ये पूछना है कि फॉर सपोज इसने 20 मिलियन जो हमें दिया हुआ है वो है, हमारे पास 27 मिलियन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डिफरेंस है जी। तो सर हम ओसीआई में जो वो लेकर जाएंगे 80 मिलियन पे हम 20% लगा के नहीं लेकर जा सकते? पूरे 80 पे नहीं, क्यों सर? सिर्फ रिवैल्यूएशन पे, सिर्फ 15,000 पे। सर 80 मिलियन हमारी रिवैल्यूएशन हुई है ना। नहीं 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 नहीं, तो कैरिंग वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास थी भी ना। आपका एसेट इंक्रीज कितने से हुआ है? इंक्रीज ही 80 मिलियन से हुई है रिवैल्यूएशन। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, रिवैल्यूएशन हमारी 15 10 से हुई है। हमारी बिल्डिंग पे जी हुई है और बिल्डिंग 5, हाँ ठीक है 15 पे हुई है। 15 से हुई है। ठीक है, ठीक क्योंकि ठीक पुराना जो नेटबुक वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी हमारे पास देखो ना रिकॉर्डेड थी। 75 की नेटबुक वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। ठीक है मुझे 65 की, समझ सॉरी। आया। हाँ ठीक है, चलो ये आ गया हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट। लास्ट नोट पढ़ते हैं। कहता है ऑन 31 मार्च 20x1, कितने साल पुरानी बात है ईयर एंड से? बिल्कुल साल के आखिर की बात कर रहा है। हाईवुड फैक्टर्ड यानी सोल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स which had a book value of $10 million to Easy Finance। हमें ये देखना है कि क्या हमने वाकई में रिसीवेबल्स बेच दिए हैं या कहीं इनको गिरवी करवा के लोन लिया है। सही। सिचुएशन देखते हैं कि रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है। Highwood received an immediate payment of $8.7 million and will pay Easy Finance 2% per month on any uncollected balances. Any of the factored receivables outstanding after 6 months will be refunded to Easy Finance। अच्छा, हम देखेंगे कि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? हाँ, हमारे सर का दर्द है। कौन सा सिया? ठीक है, ये एक सिक्योर्ड लोन है। ठीक, होना क्या चाहिए था? डेबिट हमें करना चाहिए था 8.7 मिलियन का कैश और क्रेडिट करना चाहिए था 8.7 मिलियन से सिक्योर्ड लोन। मोइस, आप टर्म्स देखें, आपने इनके साथ टर्म्स क्या तय किए हैं? हमने टर्म्स ये तय किए हैं कि आप मुझे आज 8.7 मिलियन एडवांस कर दें, मैं आपको हर महीने का 2% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न दूंगा। ठीक, अच्छा, उसके अलावा 6 महीने तक अगर कोई रिसीवेबल्स कलेक्ट ना हो सके
तो इजी फाइनेंस को हम पैसे अपनी जेब से भी निकाल के देंगे। सही है? क्योंकि इजी फाइनेंस के सर का दर्द नहीं है रिसीवेबल्स। कल को अगर बैड डेट हो गए तो हमारे हैं, हमें कैसे भी करके वो पैसे उनको लौटाने हैं। तो हमें एंट्री करनी क्या चाहिए थी? हमें डेबिट करना चाहिए था कैश और बैंक बाय कितने पैसे मिले हैं 8700 और क्रेडिट करना चाहिए था फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर सिक्योर्ड लोन। जी जी जी, लेकिन इसमें परसेंटेज फिक्स है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज की तरह होता है। बिल्कुल मोइस। अच्छा, अब आगे देखो हुआ क्या है, हमने किया क्या है। Highwood has derecognized the receivables in full and charged $1.3 million as an admin expense. हमने किया क्या है, डेबिट किया है कैश और बैंक, डेबिट किया है एडमिन एक्सपेंस, सही, और क्रेडिट कर दिया हमने रिसीवेबल्स को। रिसीवेबल्स रिकॉर्डेड कितने थे हमारे पास 10 मिलियन। ये इसने एंट्री पास की है। अच्छा, इसको कैश डेबिट करना चाहिए था, वो इसने डेबिट किया है, ठीक है। क्या रिसीवेबल्स को डीरिकॉग्नाइज कर सकते हैं? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए? करेक्ट। तो हम इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, हमें वैसे सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स को करो। बोलो बेटा आप लोग तो वापस आओ, आप कहां जा रहे हो? ये रिसीवेबल्स आ गए वापस, कितने से 10,000 से, और क्रेडिट करेंगे सिक्योर्ड लोन, क्योंकि लायबिलिटी आपने ली है और दिखाई नहीं है, और एडमिन एक्सपेंस में अभी चार्ज नहीं कर सकते, या आपने गलत चार्ज कर दिया है। उसूलन आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है, ऊपर वाली दोनों आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली है। अच्छा, अब आगे आखिरी इसका नोट है, if Highwood had not factored these receivables, it would have made an allowance of $600,000 against them. क्योंकि रिसीवेबल्स वापस आ गए हैं, तो हमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बनाना पड़ेगा। डेबिट करेंगे रिसीवेबल एक्सपेंस यानी एडमिन कॉस्ट, कितना बनाते 6 लाख, और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्टली 600 से। नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। देख लें ट्रायल बैलेंस में कोई ओपनिंग अलाउंस है क्या? ठीक है मोहिश, देख लिया ट्रायल बैलेंस में कोई ओपनिंग अलाउंस नहीं है। चलो, बाकी आइटम्स आपको पता है। अब रेवेन्यू आप रखोगे,
रेवेन्यू 339650 एज इट इज आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल 207750, इसमें आप डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज इट इज है। एडमिन एक्सपेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एक तो जो आपने 1.3 का चार्ज कर दिया था वो रिवर्स होगा और अलाउंस रिकॉर्ड होगा। कन्वर्टेबल लोन नोट भी आपने कर लिया, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आप लेके जाएंगे पूरा अमाउंट। अच्छा, इसको अब आप ट्राई कर लोगे खुद ही या मैं इसको कंप्लीट करवाऊं अभी?